ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स इन वर्टिब्रेट्स। जो हमने इसमें ये पढ़ना है कि द स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉन सेल्फ रिकग्निशन possessed by vertebrates produces increased resistance to specific foreign substances or invaders on repeated exposure। कि जो फॉरेन सब्सटेंसेस या फिर आप कह सकते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो अटैक करते हैं इम्यून सिस्टम पे और इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, इसको कह रहे हैं कि एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में क्या होगा कि द इम्यून रिस्पॉन्स इज स्टिमुलेटेड बाय अ स्पेसिफिक फॉरेन सब्सटेंस, और वो फॉरेन सब्सटेंस जो होगा उसे कहेंगे हम एंटीजन। एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एंटीजन फॉरेन पार्टिकल को हम ये है कि एंटीजन भी कहते हैं, और इसलिए क्योंकि उसने जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है। एंटीजन्स की वैरायटी सब्सटेंसेस की बेस पे करते हैं, इसमें डिफरेंट वैरायटीज होती है और उनका मॉलिक्यूलर वेट 3000 तक होता है। और दे आर मोस्टली कॉल्ड प्रोटीन्स। ठीक है, हमारे पास एंटीजन है या एंटीबॉडीज हैं, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। और हम ये देखेंगे कि जो एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एंटीजन्स है, ये भी प्रोटीन का ही पार्ट है और ये आर यूजुअली फॉरेन टू द होस्ट। ठीक है, सेम इसी तरह से एंटीजन जैसे फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करते हैं, एंटीजन भी सेम वैसे ही होते हैं और इनके रिस्पॉन्स में जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। और एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की दो आर्म्स होती हैं, जिससे कि ह्यूमरल और सेलुलर जो है वो रिस्पॉन्स भी कहते हैं। उसके बाद है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन द एंटीबॉडीज। ठीक है, ह्यूमरल की और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें से जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडीज की प्रोटेक्शन पे बेस करती है। ठीक है, और आपको पता है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो बी लिम्फोसाइट्स की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो एंटीबॉडीज हैं विच आर बोथ ऑन द सेल सर्फेसिस एंड डिजॉल्व इन द ब्लड एंड हीमोलिम्फ। ठीक है, ये दोनों में भी हो सकती हैं, सेल सरफेस पे भी मौजूद हो सकती हैं। सेल सरफेस पे इसलिए मौजूद होंगी ताकि एंटीजन बाइंड कर सके। इसके अलावा ब्लड और लिम्फ में भी मौजूद होती है डिजॉल्व फॉर्म में। और सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो एसोसिएटेड होती है जस्ट सेल सरफेस के साथ। ठीक है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो डिजॉल्व फॉर्म में भी ब्लड और लिम्फ दोनों में और सेल सरफेस दोनों में मौजूद होगी, लेकिन जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो जस्ट सेल सरफेस पे मौजूद होगी। देयर इज एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्टिंग अमंग सेल्स ऑफ द टू आर्म। ठीक है, ये इसमें कम्युनिकेशन जो है वो कॉज करता है। द फॉलोइंग सेक्शन, इसमें द टाइप ऑफ रिकग्निशन इन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व एंड द केमिकल मीडिएटर्स साइटोकाइंस एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स ऑफ द ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो साइटोकाइंस पढ़े थे, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स पढ़े थे, केमिकल मीडिएटर्स जो वो हमने ओवरऑल जो टेबल था वो पढ़ा था। उसमें जितने भी हमने पढ़े थे उनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी होती है उनके सेल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन कॉज करना। ये इसमें बेसिक बात थी। इसके बाद एंटीबॉडीज की हम बात करते हैं, सेम इसी तरह से एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। और जो एंटीजन होते हैं वो भी प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम इम्यूनोजेंस भी कहते हैं। These are produced in the surface of B lymphocyte and secreted by the cell's plasma। ठीक है, आपको लास्ट टाइम जब क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि ये जो प्लाज्मा सेल्स किससे डिराइव किए जाते हैं, बी सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इनका काम होता है कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करना। बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स एक ही बात है। द बेसिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स।
ठीक है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, जिसमें 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होती हैं और 2 आइडेंटिकल जो है वो हैवी चेन्स होती हैं। ये नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से हैवी और लाइट चेन्स अलग अलग हैं। और इसके बाद ये जो हैवी चेन्स होती हैं, लाइट चेन्स नहीं, जस्ट हैवी चेन्स, ये किसके जरिए से कनेक्ट होते हैं? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए से और हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से आपस में कनेक्टेड रहती हैं और वाई शेप इख्तियार कर लेती हैं। ठीक है। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस टुवर्ड्स द टू टॉप एंड्स ऑफ द वाई वेरीज इन बोथ द हैवी एंड लाइट चेन्स। ठीक है। इनमें जो ये जो चेन्स जिनसे बनती है उनमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस से बनती है, और वो जो है जो टॉप एंड्स पे बिल्कुल वेरिएबल रीजन में मौजूद होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है। दिस वेरिएशन डिटरमिन विद विच एंटीजन द एंटीबॉडी कैन बाइंड। ये हमारे पास एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें से ये हमारे पास जिसमें शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये इसमें आपको जो शेडेड एरिया नजर आ रहा है इसको कहते हैं वेरिएबल रीजन। ठीक है। और ये जो आपको कलर में, पिंक कलर में नजर आ रहा है, ये है कांस्टेंट रीजन। ठीक है। ये कांस्टेंट रीजन है, और इसी कांस्टेंट रीजन के साथ ये जो ओवरऑल वाई शेप इख्तियार कर रहा है, यहाँ से लेके शेडेड से ये ब्लू जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये हैवी चेन्स कहलाती हैं। ठीक है। और इसके ऑपोजिट में ये जो पिंक है ये लाइट चेन्स होगा, और इसमें ये जो शेडेड एरिया कलर के साथ लाइनिंग है, ये हमारे पास वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल रीजन का ये मतलब है कि ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू एंटीजन। एंटीजन में हम देखते हैं कि एंटीजन की जो एपीटॉप साइट होती है, नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे, उसमें जो एपीटॉप साइट होती है एंटीजन की, वो बाइंड करती है एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन के साथ। और ये जो वेरिएबल रीजन है, ये एंटीजन के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होता है। ठीक है। और ये हमारे पास ये जो आपको बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास है डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद ये है कि द रिमाइंडर ऑफ द एंटीबॉडी ऑफ एन एंटीबॉडी इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन की हमने बात की। द वेरिएबल एंड ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज ऑफन कॉल्ड फैब। ठीक है। जो वेरिएबल एंड है उसको फैब भी कहते हैं। फैब उसको क्यों कहते हैं? फॉर एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, क्योंकि वहां पे जो एंटीजन की साइट होती है वो एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन के साथ बाइंड करती है, इसीलिए उसको फैब कहते हैं। एंड द कांस्टेंट रीजन इज कॉल्ड एफ सी। ठीक है। वो किस लिए होता है? फॉर क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। ठीक है। जो कांस्टेंट रीजन होगा उसको क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट भी कहते हैं इसको, या एफ सी भी कह सकते हैं। दिस उसके बाद है दिस इज सो कॉल्ड कांस्टेंट रीजन इज नॉट रेडी रियली कांस्टेंट। द लाइट चेन्स कैन बी आइदर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक है हैवी चेन्स, और हैवी चेन्स में है भी 5 टाइप्स। लाइट चेन्स की दो टाइप्स होंगी और हैवी चेन्स की 5 टाइप्स होंगी। ठीक है। और हैवी चेन की जो 5 टाइप्स होंगी उसमें हमारे पास है IgM, IgG, IgA, IgD एंड IgE। ये लास्ट टाइम एक हमने लेक्चर लिया था तो उसमें हमने जस्ट IgM और IgG पढ़े थे। ये एंटीबॉडीज की टाइप्स हैं। ठीक है। और इनका बेसिकली द क्लास ऑफ द एंटीबॉडी डिटरमिन्स द स्पेसिफिक रोल ऑफ द एंटीबॉडी इन द इम्यून रिस्पॉन्स। For example, whether the antibody is secreted or held on a cell surface. इनका बेसिकली ये काम होता है कि जो एंटीबॉडी की सरफेस होती है उस पर ये मौजूद होते हैं,
और जो भी एंटीजन आता है उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे हैवी चेन जो हैं उसकी 5 टाइप्स हैं, और लाइट चेन जो है उनकी 2 टाइप्स हैं। यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी मैम जी। इसमें एक नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है टॉपिक एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको एड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एक सीरियस डिजीज है, और इसमें यह है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिसेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो उसके इन रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है वो नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, वो डिसेबल हो जाता है। और ये किसकी वजह से कॉज होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस की वजह से कॉज होता है, और ये डिस्ट्रॉय क्या कर देता है? जो टी हेल्पर सेल्स, हमने टी पढ़े थे, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पढ़े थे, और टी जो है हेल्पर सेल्स पढ़े थे। उसमें से जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनको ये वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय कैसे करेगा कि जो सरफेस होगी उसके जो CD4, आपने उसमें FSC में भी पढ़ा होगा कि CD4 साइड पे ही अटैच होता है वायरस, और उस पर ये अटैक करके जो सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इन रिस्पॉन्स में जो है वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं होती, और जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। Normally, T helper cells form 60% to 80% of the T cell population. ठीक है, जो टी सेल की पॉपुलेशन होती है वो टी हेल्पर सेल से 60 से 80% ये बनाते हैं। लेकिन जब टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो टी सेल की पॉपुलेशन नहीं बनेगी। इन एड्स लेवल, ठीक है, प्लूमेट टू अनडिटेक्टेबल, सो द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज डिस्ट्रॉयड। और जिसकी वजह से जब टी मैम जी सेल, ये टी हेल्पर सेल का काम, मैम टी हेल्पर सेल का काम भला क्या होता है मैम? ये जो टी हेल्पर सेल्स और टी जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, इनका बेसिकली काम होता है कि जो सी टी जो है वो साइटोटॉक्सिक सेल्स, इन्होंने स्टिमुलेट करना होता है जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको। ठीक है, और जो मैक्रोफेजेस होते हैं उन्होंने नेक्स्ट जो बॉडी सेल्स के जो सेल्स होते हैं उनकी इनगल्फिंग करनी होती है। ठीक है, इसमें ये इसमें आप डिटेल में नहीं, इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया। इसमें ये जो इंटरल्यूकेंस है, एक सेकेंड, ये जितना भी टेबल है इसमें ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं स्टिमुलेट होने के बाद ये जितने भी इंटरल्यूकेंस की टाइप्स हैं ये सारे एक्टिवेट होने होते हैं। जो इंटरल्यूकेन 2, ये बेसिकली एक्टिवेट होते हैं टी हेल्पर सेल से। ठीक है, उसके अलावा इंटरल्यूकन 5, ठीक है, ये हेल्पर सेल 2 से। और इसके अलावा ये जो इंटरल्यूकन जो 10 है इसको ये एक्टिवेट करते हैं, और इन्होंने बेसिकली जो नेक्स्ट इनके फंक्शंस होते हैं, इनहिबिट टी हेल्पर सेल्स। एक्टिवेट जब ये हो जाएंगे तो इन्होंने टी हेल्पर सेल्स को इनहिबिट करके नेचुरल किलर सेल्स प्रोड्यूस करने होते हैं, और मैक्रोफेजेस जो हैं उनको प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, ताकि जो सेल्स हैं उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको इनगल्फ कर लिया जाए, उनको फैगोसाइटोसिस की जाए। ठीक है, मैम ये बी सेल्स को भी प्रमोट मतलब करते हैं ना? जी। इसमें जो बी सेल्स हैं इम्यून सिस्टम में, वो मोस्टली जो है वो उसमें बोन मैरो में ही डेवलप भी होते हैं और मिच्योर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो टी सेल्स का ओवरऑल फंक्शन है उन्होंने मोस्टली जो डायरेक्टली है हेल्पर और साइटोटॉक्सिक दोनों सेल्स को
एक्टिवेट करना होगा, और इसके इन रिस्पॉन्स में जो है ये जब दोनों सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, जब हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो उसमें बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब बी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो उनके रिस्पॉन्स में जो है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसमें मोस्टली ये है कि एक सेल ने दूसरे सेल को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करके उसने जो एक्टिवेट होगा सेल, उसने अपने फंक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ जिस सेल ने उसको एक्टिवेट किया उसको डीएक्टिवेट भी करना होता है, या उसके जो फंक्शन उसको इनहिबिट करना होता है, ताकि जो पॉपुलेशन है एक्टिवेशन की वो ज्यादा ना हो जाए, एक लिमिट तक रहे। ठीक है। जी मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, इसमें हम एड्स का पढ़ रहे थे कि इसमें जो फर्स्ट केस था वो 1981 में रिकग्नाइज हुआ था, और 2009 में 33 मिलियन जो पीपल थे वो HIV के साथ जिंदा थे। ठीक है, और 2.5 मिलियन जो थे वो 2007 में थे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ओवरऑल जितने भी केसेस, फॉर एग्जांपल 33 मिलियन में 2009 में इसमें जो हाफ जो पॉपुलेशन थी वो वुमेन की थी। ठीक है, जो हाफ थी वो मैन की थी और जो हाफ थी वो वुमेन की थी। और 10% जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइव इन द सब सहारा, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो सहारन है वहाँ पे 10% जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की वो एड्स से जो है वो पाई जाती थी। इसके अलावा 2/3 जो है वो पीपल HIV और एड्स से जो है वो इसी रीजन में, अफ्रीका जो है सब सहारन अफ्रीका, यहाँ पे मौजूद थे। और डेवलपिंग कंट्रीज में अबाउट 12,000 जो पीपल इन्फेक्टेड एवरी डे। ठीक है, HIV इन्फेक्शन virtually always progresses to AIDS after a latent period of some years। ठीक है, ये कुछ पीरियड गुजरने के बाद ये जो एड्स का प्रोसेस होता है स्टार्ट होने के साथ साथ ये फिर नेक्स्ट जो है वो प्रोग्रेस करता है, ग्रो करता है। और टी सेल्स पॉपुलेशन आर विचुअली डिस्ट्रॉयड बाय HIV। जब टी सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी HIV से तो उसमें जो इम्यून सिस्टम है वो डिसेबल नहीं हो पाएगा। इसमें some drugs attack the enzymes needed by the virus to produce its DNA। इसमें जो ड्रग्स है मोस्टली इसमें फॉर एग्जांपल AZT, इनका बेसिकली ये काम होता है कि जो वायरस जिन इनको एंजाइम की ज़रूरत होती है ये उसके अटैक करती हैं ताकि DNA को डिस्ट्रॉय किया जा सके और इसको रोका जा सके। ठीक है, वेयर द अदर इनहिबिट द एंजाइम रिक्वायर्ड टू असेंबल विद अ न्यू वायरस। ठीक है, और इसको इनहिबिट करने के साथ साथ एंजाइम को, इससे ये होता है कि जो वायरस होता है वो न्यूली असेंबल भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम एंजाइम की बात करते हैं वो है प्रोटीज इनहिबिटर्स। देखिए, प्रोटीज इनहिबिटर्स ये हैं कि इन्होंने जो प्रोटीजेज एंजाइम्स होंगे ये उनको इनहिबिट करेंगे। because the virus mutates to produce many different strains during the progress of an infection। ठीक है, जब इन्फेक्शन होगी तो जो वायरस है उसका ये काम है कि उसने म्यूटेशन काज करनी होती है डिफरेंट स्टेजेस के दौरान। और एफर्ट्स टू प्रोड्यूस अ वैक्सीन हैव बीन फ्रूटलेस। और इसमें जो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर है वो अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेक्स्ट हमने जो स्टडी करना है वो है हमारे पास ब्लड ग्रुप्स की टाइप्स। ब्लड ग्रुप्स में for example blood cells differ chemically from person to person when two incompatible blood types are mixed। इसमें फॉर एग्जांपल ये कि अगर एक हमने ब्लड ट्रांसफर करना है
एक जो पर्सन है उसका ए है और जो सेकंड पर्सन है उसका बी है, ठीक है। तो उसमें यह है कि उसमें जो है एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग जो है वो अकर होगी और एट द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। तो जैसे आप स्टूडेंट ने भी सुना होगा कि जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए पेशेंट का, और जिसने देना है डोनर का उसका भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है तो जो डोनर है उसका भी ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, ठीक है। इसमें या तो ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए, इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो हम ये ए बी ओ ब्लड टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें इसको हम ए बी ओ ब्लड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। जब ब्लड ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट होंगे, उनके टाइप्स डिफरेंट होंगी, तो ग्लूटिनेशन होगी या क्लम्पिंग होगी, तो उससे ये है कि डेथ भी हो सकती है। द बेसिक of chemical differentiation naturally occurring antigen on the membranes of red blood cells। जो एंटीजेंस होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी सरफेस पे मौजूद होते हैं, ठीक है। द बेस्ट नोन ऑफ दिस इनहेरिटेड इम्यून सिस्टम इज एबीओ ब्लड ग्रुप। ये हमारे पास ओवरऑल एक टेबल है, इसमें ये हमारे पास है ब्लड टाइप ओ ए बी एंड ए बी, ठीक है। इसमें हम जीनोटाइप्स की बात करेंगे। जो हमारे पास ब्लड ग्रुप होगा उसकी जो जीनोटाइप होगी वो सेम होगी ब्लड ग्रुप की तरह की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें हमारे पास आई ए एंड आई ए, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लड ग्रुप हो गया। इसके अलावा जो सेकंड होगा उसमें हमारे पास आई ए और आई आई स्मॉल। ये जो स्मॉल आई है ये हमारे पास ओ का जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट ए है उसका ब्लड ग्रुप, तो हम उसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं या तो ए का या फिर ओ का, ठीक है। इसमें क्योंकि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो हमारे पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, कि ब्लड ग्रुप जो ओ है आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। चाहे उसका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ओ है या ए बी है। और इसीलिए इसमें ये जो ओ है इसमें आई की एब्रीवेशन यूज करते हैं, स्मॉल आई की। और इसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें कोई जीनोटाइप मौजूद नहीं होती, नल जीनोटाइप होती है, ठीक है, जीरो। इसीलिए इसको स्मॉल आई से जाहिर किया जाता है। ये रिसेसिव फॉर्म है। और इसके अपोजिट में ये जो हमारे पास आई ए है ये हमारे पास डोमिनेंट है, और जो आई स्मॉल आई ये हमारे पास रिसेसिव है। और इसी तरह से जब हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आई बी एंड आई बी, और उसके बाद आई बी और आई आई स्मॉल। जब हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो जीनोटाइप्स है वो ए और बी दोनों मौजूद हैं। जो ब्लड ग्रुप होगा उसकी जो एंटीजन होगी वो सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल ए ब्लड ग्रुप है तो उसकी जो एंटीजन है वो ए होगी। आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मैम जी एक दफा अगेन बता दें ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ कि जब सेम ब्लड ग्रुप्स होंगे उससे ये है कि ना तो एग्लूटिनेशन होती है ना क्लम्पिंग होती है, ठीक है। जिससे ये है कि जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सके। मोस्टली ये होता है कि जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है और जो डोनर दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप दोनों का सेम होना चाहिए। इसमें हम दो ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है और ए बी है। जो ओ है वो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का ये मतलब है कि आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ए भी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। वो जस्ट रिसीव कर सकता है, दे नहीं सकता। इसके बाद जब हम जीनोटाइप्स की बात करते हैं, जो एंटीजन होता है वो सेम ब्लड ग्रुप की तरह का होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है, और ए बी ब्लड ग्रुप में हमारे पास ए बी एंटीजन है, ठीक है। इसके इन रिस्पॉन्स में जब हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं, एंटीबॉडीज में हम बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, ठीक है।
तो ओ ब्लड ग्रुप में हमारे पास दोनों एंटीजेंस मौजूद होंगी। और जब हम ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें ए एंटीजन है ब्लड ग्रुप के सेम, लेकिन उसमें जो एंटीबॉडी है वो ऑपोजिट उसके मौजूद होगी। ठीक है। और जब हम बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो एंटीजन है वो बी है, और इसके जो इन रिस्पॉन्स में है एंटीबॉडी वो हमारे पास ए है। और जब हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होते हैं। तो इनके इन रिस्पॉन्स में हमारे पास ए बी तो जब दोनों मौजूद हैं और कोई नहीं है तो इसमें यह है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। ठीक है। और मोस्ट जो एंटीजेंस होते हैं वो रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे मौजूद होते हैं, एज कंपेयर टू जो एंटीबॉडीज होते हैं वो सीरम मैम में ये मौजूद होते हैं। जी मैम जी ये जो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव ए नेगेटिव इसका क्या डिफरेंस होता है जो एंटीबॉडीज की सर्विस पे लगी होती हैं एंटीबॉडीज? इसका ये अभी जब हम इसकी RH फैक्टर की बात करेंगे ना तो उसमें मैं ये आपको समझाऊंगी कि ये प्लस और नेगेटिव का क्या रोल होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये बात की गई है कि सीरम जो एंटीबॉडीज हैं वो सीरम में मौजूद हैं। ठीक है। सीरम का बेसिकली क्या रोल होता है कि ये एक फ्लूइड होता है और ये सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। ठीक है। जैसे आप सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं केमिस्ट्री में तो इसमें सॉल्वेंट मौजूद नहीं होता, जस्ट सोल्यूट मौजूद होता है। और इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं होती, ये विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन्स को होता है। फॉर एग्जांपल जो फेब्रिनोजिन है ये उसमें मौजूद नहीं होती। जब क्लॉटिंग प्रोटीन्स मौजूद नहीं होंगी तो यही सीरम जो है इसकी वजह से जब क्लॉटिंग का जो फिनोमिना है वो अकर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी में स्किन में कहीं पे भी इंजरी होती है तो जहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे तो वहां पे जो है वो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, ब्लीडिंग जो है वो मुसलसल होती रहेगी। नेक्स्ट इसमें कुछ डिजीजेस भी हैं जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव में है, तो इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लड हमने चार पढ़े हैं ओ ए बी एंड ए बी, ये हम किसको दे सकते हैं और किससे रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लड ग्रुप ए है कैन गिव ब्लड टू ऑल। ठीक है। ये सबको दिया जा सकता है, बेशक वो ओ है या ए है या बी है या ए बी है। ठीक है। वो सबको दिया जा सकता है। इसके ऑपोजिट में जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए को दिया जा सकता है या ए बी जो है उसको दिया जा सकता है। ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप मैम जी जी जो ए है ब्लड ग्रुप जी वो ओ को भी मतलब लग जाएगा, ओ पॉजिटिव को भी? उसमें जो रिसीविंग होती है उसमें रिसीविंग में जो है वो ओ रिसीव कर सकता है इसको, लेकिन जो ए ब्लड ग्रुप है नो वो मैम, जी मैम जस्ट ओ है वो बाकी सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन ओ को जस्ट ओ ही लगेगा। हाँ जी, ओ पॉजिटिव को ओ ही लगेगा आई थिंक। जी, हाँ, ओ पॉजिटिव को ओ नेगेटिव लग सकता है, लेकिन बाकी कोई भी ब्लड ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं होगा। मैं यहाँ पे देने की बात कर रही हूँ। मैम वो कह रहे हैं कि ए जो ग्रुप है वो ओ को लग सकता है, वो ये कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैम मैंने ये कहा है कि ओ को जस्ट ओ ही लग सकता है, उसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप इसको नहीं लगेगा। मैं भी यही कह रही हूँ कि जो देने वाली बात है वो अलग है, जो रिसीव वाली बात है वो अलग है। ओके मैम। कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको दिया जा सकता है। मैंने ये पहले भी बात की है कि ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ए है ये ए को भी दिया जा सकता है और ए बी को भी। ठीक है।
और इसमें जो बी ब्लड ग्रुप है वो बी और ए बी दोनों को दिया जा सकता है, लेकिन जब रिसीविंग की बात करते हैं तो इसमें जस्ट जो ओ और बी है ये 2 ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकता। और नेक्स्ट में हमारे पास है जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, ये जस्ट ए बी को ही दिया जा सकता है। उसके अलावा जो ए बी जो रिसीव किया जा सकता है वो ऑल ब्लड ग्रुप से है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। सेम इसी तरह से जैसे ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओके, जस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैम आज मैक्सिमम टाइम आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी। सिग्नल तो फुल आ रहे हैं, सबको ही आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी। मैम थोड़ी खराब आ रही है।